से ही तय होने लगा था। ये कई हुँ। ऐसे क्षेत्र यहाँ पे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला। अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़ है, कौशाम्बी है। लोकसभा के चुनाव में इसमें कम से कम 3 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 1% से भी कम पे हार जीत हुई है। 1% से भी कम, जिसमें मछली शहर शामिल है। आप कहाँ से आपको क्या जन समर्थन मिलेगा? केवल 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं, आप कह सकती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है। एक प्रतापगढ़ है और एक जौनपुर है, जहाँ पे 1962 में जनसंघ के उम्मीदवार भी जीते हैं। ये कह सकती है आप। अन्यथा अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या तो 2014 में जीती है या 1991 में जीती है। उसके पहले इसका कोई इतिहास नहीं है। लालगंज की सीट है, जयशंकर जी अच्छी तरह से जानते हैं, रामधन की सीट रही है वो। और रामधन जी 1-2 बार सांसद नहीं रहे हैं और एक मजबूती के साथ उन्होंने उस क्षेत्र को तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ अपना उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। जो बीएसपी का पिछली बार का जीती हुई उम्मीदवार हैं, उसको उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये इस स्थितियाँ, ये ढेर सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को दल बदलुओं को अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा है। लोगों में उत्साह है, लोग वोट देने के लिए जा भी रहे हैं। अगर लगभग 38% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है 1 बजे तक, और दिल्ली जैसे राज्य में 32-33% के आसपास है, तो आप उत्तर प्रदेश में कम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा मतदान उत्तर प्रदेश का ही है। हुँ। जिन इलाकों में मतदान हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा जहाँ पे है। हालांकि उसमें 4 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पिछले 2019 के चुनाव में बीएसपी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हार जीत का अंतर बहुत ही कम था, जैसे कौशाम्बी का ही थे। यहाँ तक कि सुल्तानपुर की अगर आप बात कर लीजिए, मेनका जी कोई बहुत ज़्यादा मतों से नहीं जीती थी। उनकी हार जीत जो है हुँ। 50-55 हज़ार की जीत हुई थी। लोकसभा के चुनाव में 50-55 हज़ार का वोट कोई मतलब नहीं होता। और वहाँ पे हालत है कि वरुण गांधी को भी वोट मांगने के लिए आना पड़ा अपने माँ के लिए, और उनके सभाओं में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और पोस्टर दिखाई नहीं पड़े। जो मैंने क्लिप्स देखे, मैं गया तो नहीं था, लेकिन जो मैंने क्लिप्स देखे वहाँ दिखाई नहीं पड़े। तो ये चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या अवध का क्षेत्र हो। अब श्रावस्ती का ही क्षेत्र देख लीजिए आप। श्रावस्ती में हार जीत कितने की थी? बहुत ही मामूली अंतर से जीत हार है वहाँ। श्रावस्ती और कौशाम्बी, श्रावस्ती और मछली शहर, 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हार जीत का फैसला 1% के भी कम अंतर से हुआ। वहाँ पे श्रावस्ती में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव रहे हैं, उनके पुत्र को मैदान में उतारा है। जो पुराने उम्मीदवार, वहाँ पहली बार 2014 में बीजेपी जीती है श्रावस्ती में। हरिओम पांडे चुनाव जीते थे, जिनको बाद में 2019 में टिकट नहीं दिया गया, उम्मीदवार बदल दिया गया। 2014 में जीते थे दत्तन मिश्रा, उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला। इस बार फिर साकेत मिश्रा को पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो श्रावस्ती हो, अम्बेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, इलाहाबाद, फूलपुर, कौशाम्बी, ये जितने संसदीय क्षेत्र हैं, उन सभी, कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं जिसको आप बहुत विश्वासपूर्वक कह लें कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ा मुकाबला है, और जो समाजवादी पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरणों को फैलाने की कोशिश की है, उसका असर दिख रहा है। भारतीय समाजवादी पार्टी MY समीकरण से बाहर निकली है। जो हुँ। गैर यादव या गैर कुर्मी पिछड़े हैं, उनको अपने उम्मीदवारों के रूप में शामिल किया, सवर्णों को अपने उम्मीदवारों के रूप में शामिल किया, जो कि पिछले चुनावों में इस तरह की गलतियां भी समाजवादी पार्टी से हुई थी कि वो एक निश्चित समीकरण के आधार पर अपने उम्मीदवारों को तय कर रही थी। और आप विरोध का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि जैसे कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र है। कौशाम्बी के में पिछले विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है। 2 विधानसभा सीटें प्रतापगढ़ जिले में है, वो भी दोनों सीटें बीजेपी हार गई, और वहां जनसत्ता दल चुनाव जीता, जो उनका पुराना क्षेत्र है, गढ़ है एकदम, रघुराज प्रताप सिंह का।
रघुराज प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। वो रघुराज प्रताप सिंह जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मतदान किया था, और यही राज्यसभा का चुनाव है 6 साल पहले, जब उनकी दूरी बढ़ गई थी समाजवादी पार्टी से। वो अखिलेश यादव को आश्वासन देकर के निकले थे कि वो समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को मतदान करेंगे, और यहाँ विधान भवन में जो मतदान, तिलक हाल में जो मतदान केंद्र था, वहां आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था। बड़ी घटना थी जिसकी वजह से दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ी। इस चुनाव तक आते आते उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव के साथ उनका कोई विवाद नहीं है और किसी तरह की असहमति नहीं है। यह एक घटना, इस घटना का मैं आपसे उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि यह प्रदेश में बदलते हुए राजनीतिक माहौल का बहुत बड़ा संकेत है। अब अगर आप बात कीजिए कि जो आप निर्वाचन आयोग की बात की, इस निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है उसको लेकर पूरे समाज में हलचल है। अगर निर्वाचन आयोग, और यह इस समय से नहीं है, आप याद कीजिए कि जब से चुनाव की घोषणा हुई, 7 चरणों में जिस तरीके से चुनाव कराने का ऐलान किया गया, 2 चरणों के बीच में जो समय अवधि रखी गई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सभी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, इसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग की आलोचना की गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि निर्वाचन आयोग ने आम लोगों को विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, अगर जब आप याद कीजिए कि जब पत्र प्रतिनिधियों ने पूछा उनसे कि साहब इतना लंबा चुनाव क्यों हो रहा है और ईवीएम का सवाल, तो उन्होंने कोई शेर सुनाया था, वो कविता पाठ कर रहे थे, उन्होंने लोगों का जवाब नहीं दिया। यह बहुत उचित नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये बहुत ही इसकी निंदा की जानी चाहिए कि कोई भी संस्थान लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए या उनके सामने पारदर्शी तरीके से अपने काम काज को रखने में विफल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के भाषण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विपक्ष अपने समर्थकों का गुलाम हो गया है, तो आप कौन इस देश के लोगों के भी वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहे हैं? मान लेते हैं जो आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी या सत्तारूढ़ दल इस देश के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तार्किकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, एक ऐसा वातावरण बना रहा है जहां आप प्री ऑक्युपाइड हुए बगैर अपने पूर्वाग्रहों से हट करके कोई निर्णय ले ले? राजनेताओं से तो लोग यही उम्मीद करते रहे हैं। पूरा देश, पूरा का पूरा समाज राजनेताओं का अनुकरण करता है। प्रधानमंत्री जी को विपक्ष की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, उनकी आलोचना सिर माथे, बशर्ते ये भी हो कि जिन चीजों पे आप आलोचना कर रहे हैं उससे इतर आपका आचरण खुद कर रहा हो। जिस राजनीति को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरकार जो 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी अपने सरकार के कामकाज की चर्चा न करे, अभी विपक्ष की आलोचना पर निर्भर रहता हो, वो किस तरह की राजनीतिक संस्कृति को आप विकसित कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं? और अगर आप इस तरह की प्रवृत्तियों में खुद शामिल है, तो आपकी बात का असर कैसे हो सकता है आम आदमी के ऊपर? दिन प्रतिदिन ये कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल का जो प्रचार का स्तर है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। यह इस देश के लिए, इस देश की चुनाव प्रक्रिया के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए बहुत ही घातक है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है और हर बार एक नए वर्ड जो है वो गढ़ते हैं प्रधानमंत्री, उनको लगता है और इससे कुछ खराब कहा जाए, क्योंकि पिछली बार जितना खराब कहा गया था, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, शायद उसका असर उस तरह से हुआ नहीं। तो फिर से किस तरह से विपक्ष को पूरी तरीके से डिमीन किया जाए, यही पूरा का पूरा चुनाव जो है प्रचार उनका इसी पर ही आधारित था। कितनी बार उन्होंने हिंदू मुसलमान कहा, कितनी बार उन्होंने विपक्ष का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, इंडी गठबंधन का नाम लिया, शहजादे उन्हें पुकारा। अब वो कह रहे हैं कि आपके आका की पत्नी भी प्रधानमंत्री पद की रेस में है, और कांग्रेस के लिए यानी कि राहुल गांधी के लिए कहा कि वो भी रेस में है। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश उनकी कि देखिए वहां पर तो हर कोई प्रधानमंत्री की रेस में है, ये लोकतंत्र है जनाब, यहाँ पर कोई भी अपने अंदर ये पैदा कर सकता है कि अगर वो चुनाव लड़ रहा है, उसकी एक पार्टी है देश में, ये लोकतांत्रिक निजाम है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यही नहीं कि
आपकी पार्टी की तरह कि भाई 2047 तक की बात करें और ये कहें कि 10 साल आप ही रहे प्रधानमंत्री और आप फिर से ये कहने लगे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले आप ये कहने लगे कि हमने तो 300 पार कर ही लिया है और 400 पार का नारा आप पहले से ही देने लगे, हालांकि अब तो वो भी नहीं दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और वहां पर जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जो पत्रकार के भेष में दरअसल बीजेपी के एजेंट हैं, वो किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं और किस तरह के सवाल पूछते हैं और कैसे वो वहां पर सिर्फ हंसी मजाक और ठहाके लगाते हैं। और यही वजह है कि इन 10 सालों में पत्रकारिता किस गर्क में चली गई है कि लोगों को अब यकीन ही नहीं होता है वो कुछ भी कहें, और इसीलिए वो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है और हम उन्हें सच दिखाने की कोशिश करते हैं और हम पूरी हमारी ईमानदारी से अपने अपने काम को करते हैं। आज जिन 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है वो 58 सीटें बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, क्योंकि 40 पर वो जीती थी और ऐसे में उसकी पूरी की पूरी साख लगी हुई है। इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए भाषाई मर्यादा लगातार उनकी गिरती जा रही है। आपने देखा होगा कि जब भी एक फेज में जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं वहीं कहीं आसपास की जगह पर प्रधानमंत्री दूसरी जगह जाकर वो अपनी चुनावी रैली जरूर करते हैं और वहां से जरूर इस तरह का वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी कोशिश होती है, उससे प्रभावित होता है या नहीं वो तो दिख नहीं रहा है कि वो जो चुनाव हो रहा है उसको किसी तरह से प्रभावित किया जाए और अपने फेवर में किया जाए। ये हताशा निराशा है जहां एक तरफ आपके पास तमाम तरह का धनबल सब कुछ मौजूद है, एक कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है विपक्ष के पास, उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि आपको इस स्तर पर आकर राजनीति करनी पड़ रही है और आपके पास वही मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान के 370, राम मंदिर, वही तमाम मुद्दे हैं आपके पास। जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय भी जी। अमलेंदु जी आपके पास मैं आऊं और तमाम अपडेट्स आपसे मैं लूं। जयशंकर गुप्ता जी, ये पूरा चुनाव हम ये देख रहे हैं, भाषाई मर्यादा लगातार गिरती जा रही है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो सब कुछ हमारे सामने है। अभी आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका बयान भी आपने सुना और वो साफ तौर पर लगता है कि अगर जनता के मन में संशय है, अगर विपक्ष के मन में संशय है और अगर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वोटिंग परसेंटेज इस तरह से बढ़ा दी जाए, 1,07,00,000 वोटर आप बढ़ा दें अलग अलग सीटों पर, तो इसमें ये अगर इसको लेकर अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो आप एक तरह से निराशा कहें कि पैदा करने की कोशिश की जा रही है वोटर में, आप एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश करें। आखिर ये चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव करा रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं और ये चरण और आगे आने वाला चरण कितना महत्वपूर्ण और जो भाषाई मर्यादा है उसको कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं बुशरा, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री जी की भाषा को लेकर के, क्योंकि ये तो हम लोग पहले से ही कहते जा रहे हैं कि सब बौखलाहट बढ़ते जाएगी, उनकी भाषा और अभद्र होते जाएगी, असंसदीय होते जाएगी, अमर्यादित होते जाएगी। तो इसमें तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं, अभी तो और एक चरण का बाकी है मेरे ख्याल से, इसके बाद और वो इसी तरह की भाषा बोलेंगे, इससे और कुछ बातें, देखिए कड़वी बातें नहीं बोल रहे हैं, वो हास्यास्पद बातें बोल रहे हैं, मतलब उस पर लोगों को हंसी भी आ रही है और लोगों को तरस आ रहा है कि कैसा हमारा देश का प्रधानमंत्री है जो विश्वगुरु होने की बात करता है और इस ढंग की भाषा बोल रहा है। अविनाशी है तो परमात्मा ने भेजा है तो बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं है, और फिर वो जो इस तरह से मुजरे की बात करने लग गए कि साहब मतदाताओं जो उनका जो वोट बैंक है उनके सामने मुजरा करते हैं और ये करते हैं। देखिए बिहार में उनकी परेशानी की बात दूसरी है, असल में वहां का चुनाव पूरा का पूरा जो है अगड़ा पिछड़ा के बीच का चुनाव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अगड़ों की पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो गई है। उनके पास जो 17 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए एनडीए अलायंस में, उसमें से 2/3 सीटें उन्होंने सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों को दी है। अब उनके सामने एक समस्या हो गई है कि जो दलित समाज है, SC ST के लोग हैं या ओबीसी में है, EBC जो पिछली बार नीतीश कुमार के नाम पर बहुत सारा उनके गठबंधन के साथ चला गया था, इस बार वो हट रहा है, उनसे खिसक रहा है, दरक रहा है। इस बार उसको लग रहा है कि अगर ये लोग जीत जाएंगे, 400 सीट लेके आ जाएंगे, सरकार इनकी बन जाएगी तो संविधान बदल देंगे। संविधान में बदलने के बाद वो बार बार वो कहते रहते हैं ना कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो कोई कहता है कि नहीं
आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। और फिर दूसरा, जैसे आज वो कर रहे हैं कि मुझे SC ST के लोगों का, मैं हितैषी हूँ, बड़ा चिंतित, तो उनके हक को मारने नहीं दूंगा। भाई सारी सरकारी नौकरियां आपने खत्म कर दी है, 30 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं। अगर 30 लाख नौकरियों में भर्ती होती तो SC ST समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को वहां नौकरियां मिलती। सारा का सारा आपने प्राइवेट निजीकरण कर दिया है। अब निजीकरण में, निजी कंपनियों में तो कहीं आरक्षण है नहीं। तो सीधे एक तो परोक्ष रूप से आप काट रहे हैं उनकी नौकरी, उनके अवसर को खत्म कर रहे हैं। दूसरा ये कि अब ये भी आपके लोग ही कर रहे हैं, मतलब कोई तीसरा आदमी नहीं कर रहा है, आपके लोग कर रहे हैं कि साहब अगर हम 400 सीट पाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान बदलने के लिए 400 सीट मिलना जरूरी है। भाजपा के जो संगठन महासचिव प्रभारी हैं BL संतोष साहब, वो कह रहे हैं कि संविधान में से हम लोग सेकुलर शब्द निकालेंगे, ये हमारा वादा है। इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं संविधान नहीं बदलेंगे या नहीं बदलना है, तो आप स्वयं तो एक बार किसी को भी नहीं किया, किसी को भी ये नहीं कहा कि भाई आप चुनाव लड़ा, इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप, या उसको आप ये करते। लेकिन ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लोगों में ये बात तो फैल गई है। दूसरी बात यह है, जैसे ये सब बातें बहुत सारी तो अभी हो गई है, चूंकि इसके पहले जब आप नहीं थे हम लोग बात कर रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो बातें हैं, भाई हमने यही कहा कि उनको आज ही बताना चाहिए था। वो ये बात कर रहे हैं कि हम वक्त आएगा तो बताएंगे। वक्त क्या आएगा? 4 जून के बाद क्या बताएंगे? और उसके बाद कौन आपको सुनेगा, कौन नहीं करेगा? उसके बाद तो या तो लोग अदालतों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या फिर सड़क पे आएंगे। अगर आपने कुछ खुराफात किया होगा तो उसका जवाब देने के लिए सड़कें हैं अभी भी, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि आज जिस तरह के आरोप लगे हैं, लालजी वर्मा के घर कैसे पुलिस पहुंच गई चुनाव को, मतदान के दिन वो दीवार फाड़ करके कैसे उनके घर में घुस गई, इसका जवाब देना चाहिए था आपको। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जो 5 EVM मशीनें मिली हैं, उस पर बीजेपी का टैग लगा हुआ है, ये कैसे हुआ है? इसके बारे में राजीव कुमार को बताना चाहिए कि भाई ये गलत है या सही है, जो भी है। अब तक तो आपकी चुनावी मशीनरी से आपने फोन करके पता कर लिया होगा कि बात क्या है, उसका सच सामने आना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि 19 अप्रैल को जो मतदान के आंकड़े आपने दिए थे और 10-11 दिन बाद जो दिए, उसमें 5% का इजाफा कैसे हो गया, इसका सच बताना चाहिए था आपको। ये सारी चीजें जो है, जो जनता के मन में एक बन गया है। देखिए, 2 बातें हो रही हैं। एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, दूसरी तरफ हो रही है कि मतदान में फर्जी आंकड़े भरे जा रहे हैं कि 1 करोड़ 40 लाख मामूली आंकड़ा नहीं है, वो तो बहुत सारा बदल देगा, पूरा खेल बदल देगा। तो इस लोगों के मन में जो शंकाएं पैदा हो रही हैं, राजनीतिक दलों के मन में या हमारे जैसे लोगों के मन में भी कई बार होती हैं। हालांकि हम पहले से नहीं मानते थे कि भाई EVM में भी कुछ बड़ा खेला बड़े लेवल पे हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ढंग की जो भाषा बोल रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और जिस ढंग के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरी बात जैसे हो रही है, देखिए सुनील शुक्ला हमारे मित्र हैं, उनको बताना चाहिए था कि इलाहाबाद का हाल क्या है, प्रयागराज का हाल क्या है। वहां पे जो भाजपा ने जिस उम्मीदवार को दिया है, टिकट दिया है, वहां भाजपा के लोग ही थू कर रहे हैं उसके नाम के लेकर के, तो वहां पर क्या पोजीशन है ये सामने आना चाहिए। लेकिन हमारी जो सूचना है, जिस तरह से पलटी हुई है, राजा भैया जिस तरह से खुल करके सामने आए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो कौशाम्बी, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये 3 सीटों पे तो उनका भारी दखल है। धनंजय सिंह भी अंदर से, ऊपर से भले ही बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनको कसक है कि उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, चुनाव से पहले उनको जेल भेज दिया गया। अगर उनको लग रहा होगा कि नहीं मामला कुछ बदल रहा है, तो जौनपुर की सीट भी आराम से समाजवादी पार्टी के या इंडिया अलायंस के पास आएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं लगती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो हुआ है सुल्तानपुर में, जहां मेनका जी चुनाव लड़ रही हैं। पिछला चुनाव वो 13,000 वोट से कुछ तो जीती थी, 13 या 18,000 जीती थी वो, और उनके खिलाफ जो लड़े थे मोनू सिंह बहुत प्रभावशाली उस इलाके के लोग हैं, और वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी, तो वो दोनों भाई वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, खुल करके शामिल हो गए। अब उसके बाद ही मेनका जी को वरुण को बुलाना पड़े। वरुण गांधी ने भाजपा के बारे में कोई बात नहीं की, मोदी जी के बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं अपनी माँ के लिए आया हूं, मैं अपनी माँ के लिए वोट मांगने आया हूं। तो वो भी एक मैसेज तो अलग ढंग का जा रहा है। आजमगढ़ की बात जहां तक है, मछली शहर में 181 वोट से जीता था भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, सिर्फ 181 वोट से जीता था। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन का उम्मीदवार 181 वोट से हारा था। आजमगढ़ का चुनाव 2019 में पूरी लहर के बावजूद अखिलेश यादव जीते थे,
और इस बार भी जब उपचुनाव हुआ तो सिर्फ 5 या 8 हजार वोट से हारे थे। वो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जो हारे थे 5 या 8 हजार वोट से हारे थे। तो वो सब सीटें तो उनकी जीती हुई है, सही है, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरह से और बहुत सारी सीटें, डुमरियागंज है, श्रावस्ती है, या ये सारी सीटें जो है, इलाहाबाद की तो दोनों सीटों पर बता रहे हैं लोग, फूलपुर और प्रयागराज दोनों इंडिया अलायंस के झोले में आ सकती है। और बिहार की बातें हैं, बिहार में भी जो है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, वाल्मीकि नगर हो, या ये गोपालगंज है, सिवान है, ये सारी सीटें हैं। इन सीटों पे इन्हीं लोगों के लोग जीते थे। और पिछला जो चुनाव था 2019 का, तो मैं बार बार कहता हूं कि वो चुनाव जो है पुलवामा और बालाकोट और अभिनंदन शर्मा के नाम का चुनाव था। उस चुनाव में जो हुआ उसकी तुलना कभी और किसी चुनाव से करनी बेमानी है। लेकिन उस चुनाव में आप देखिए कि 58 में से 45 सीटें थी जो एनडीए अलायंस के पास थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास थी। अब उसमें से कितना ही मेंटेन कर पाएंगे, ये इनके लिए सोचने वाली बात है। और उड़ीसा के बारे में तो बात हो रही थी अभी, जब राकेश पाठक जी भी थे तो कहा कि वो संबित पात्रा ही लाइन में लगे हुए हैं और वोट नहीं कर पा रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा था कि भाई देखिए, हमारा तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कर्मकांड में भरोसा नहीं होता है, धार्मिक कर्मकांडों से मैं दूर रहता हूँ। लेकिन जिस तरह की भाषा उन्होंने भगवान जगन्नाथ के बारे में बोली थी, तो जगन्नाथ का कोप उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। अब उनकी हालत ये हो गई है कि ओडिया लोगों ने उनका बहिष्कार की एक तरह से फैसला कर लिया है। पिछली बार चुनाव में हारे थे, इस बार भी उनकी हालत उसी ढंग की लग रही है। तो कुल मिलाकर के जो सिनारियो बन रहा है, मुझे लगता है कि जैसे पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक जो संकेत दिखाई दे रहे थे, उससे कुछ ज्यादा भयावह संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो 6ठे चरण का चुनाव है, हरियाणा की 10 में से मुश्किल से अगर 2-3 सीटें भी कोई दावे के साथ नहीं कह पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये 2-3 सीटें जीत सकती है। इसी तरह दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसके बारे में भी कोई दावे से नहीं कह पा रहा है कि कौन सी 1 सीट या 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार श्योर शॉट जीत सकता है, ऐसा कभी दावा नहीं हो पा रहा है। जबकि इंडिया अलायंस के बारे में अगर 4-5 सीटें जीत रहे हैं लोग, चाहे हरियाणा में भी हो तो या दिल्ली में भी हो तो, लेकिन बाकी सीटों पर भी फंसा हुआ मामला है, बहुत ही कांटे की टक्कर है। तो इसलिए जो है, चूंकि चुनाव जनता और नरेंद्र मोदी जी के बीच हो चुका है, अब नरेंद्र मोदी जी अपने को ईश्वर का अवतार बताएं, परमात्मा का भेजा हुआ बताएं, अविनाशी बताएं, तो उसके बारे में तो मैंने एक शेर उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं उसी शेर से खत्म करूंगा अपनी बात को। तो इससे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नसीं था, तो इससे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नसीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो बड़े बड़े जो खुदा बनने वाले लोग थे वो आज इतिहास के गर्त में चले गए हैं। कभी किसी की आत्महत्या के बारे में पढ़ा जाता है कि उसने कैसे दुनिया को जीतने का दावा किया था और आत्महत्या करके मरा था वो, या इस तरह के और भी जो लोग थे जो अपने को ईश्वर, खुदा और क्या क्या समझते थे, वो आज इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री की चिंता करनी चाहिए, उनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, बल्कि किसी मनोचिकित्सक से पता कराना चाहिए कि भाई क्या क्यों ऐसी उड़द बांसियां उनके मुंह से निकल रही हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो यही सलाह है जी। दूसरा जी बिल्कुल, क्योंकि वो कभी विपक्ष में बैठे नहीं हैं। जब से वो चाहे मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, उन्हें पता ही नहीं है कि विपक्ष कैसे रन करता है। और इसीलिए विपक्ष पे जिस तरह के वो कटाक्ष करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सत्ता उनके हाथ से गई तो आखिर वो करेंगे क्या। और जिस तरह की परिस्थितियां उनके लिए नजर आ रही हैं, लग रहा है सत्ता उनके हाथ से खिसक रही है। और इसीलिए जिस तरह की पूरी उनकी मनोस्थिति है, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे समझा जा सकता है। क्योंकि उन्हें तो शायद सिर्फ मोदी 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 यही गुणगान सुनने की आदत है। उनके आसपास भी लोग वही रहते हैं और उन्होंने वही गुलामों की और चाटुकारों की एक फौज अपने आसपास खड़ी कर रखी है, जो ना सवाल पूछना चाहते हैं, ना सवाल पूछने की उनको इजाजत है, जिनको जो सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। और उसी के लिए शायद उनको उनके आसपास रखा गया है। और इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर सत्ता उनके हाथ से गई तो फिर वो क्या करेंगे। और जो आसपास उनके लोग हैं, जिनसे उन्होंने जी हुजूरी कराई है, जिनसे उन्होंने गुलामी कराई है, जो उनके आगे नतमस्तक रहे, या सत्ता या पावर के आगे जो नतमस्तक रहे, वो आखिर करेंगे तो करेंगे क्या। ये भी एक बड़ा इशू है। इस बीच हमारे साथ नागेंद्र प्रताप जी भी जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, स्वागत कार्यक्रम में।
और लगातार आप ये देखिए कि जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं, उसमें मैं बात करूं, आपके पास में आऊं उससे पहले अमलेंदु जी आपके पास में आना चाहती हूं, क्योंकि लगातार आप अपडेट्स पर भी नजर रखे हुए हैं। ईवीएम्स की शिकायत लगातार आ रही है अलग अलग जगहों से, और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, अमलेंदु जी, यहाँ पर बीएसपी का भी बड़ा स्टेक है। तो क्या आपको लग रहा है कि आरक्षण का मुद्दा, जो कि दलित वोटर के लिए उनके अस्तित्व का मुद्दा है, वो इतना बड़ा बन चुका है कि वो इस बार चुनाव चिन्ह नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि कौन है जो उनकी ये बात कर रहा है और कौन है जो इस आरक्षण को, संविधान को, लोकतंत्र को बचा सकता है। क्योंकि पिछली बार की बात करें तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी का कॉम्बिनेशन था, लेकिन इस बार दो युवा साथ में आए हैं जिनको प्रधानमंत्री शहजादे कहते हैं, हालांकि शहजादे होता है वर्ड, और फिर अखिलेश ने कहा था कि हाँ शहजादे हम शय और मात दोनों देंगे। तो कैसे आप देख रहे हैं फिलहाल आज की इन 14 सीटों की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, और तमाम सीटों की आप बात कर सकते हैं, और फिर इसके बाद मैं नागेंद्र जी के पास आऊंगी। जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा संकट है और भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जिस तरीके की शिकायतें आ रही हैं चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर के, उससे साफ समझा जा सकता है कि तैयारी ये है कि किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी के जरिए चुनाव को कुछ मैनेज किया जाए। सबसे बड़ी बात ये बुशरा जी कि ये सारी सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 14 की 14 सीटें, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है। जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक इसी समय गोरखपुर में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की रैली जो है वो चल रही है, दोनों वहाँ पहुँचे हुए हैं। इधर जो है आजमगढ़ जो है वहाँ से बहुत खबरें आ रही हैं कि वहाँ कई जगहों पे बूथ जो है वो ख़राब, मतलब मशीनें ख़राब की गई हैं और वहाँ पे जो है पुलिस जो है वो दखलंदाजी कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो है वो पोलिंग पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के वहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं राज बहादुर यादव, उन्होंने चुनाव आयोग को 2-3 चिट्ठियाँ इन शिकायतों के बारे में लिखी हैं। उधर अकबरपुर से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो लालजी वर्मा इंडिया गठबंधन के वहाँ प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 6 बार के विधायक भी रहे हैं, उनके घर में सुबह पुलिस पहुंची और उनके छापा मारा गया और फिर ये आरोप लगाया कि उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। जबकि उनका ये कहना है, आपने ट्वीट किया लालजी वर्मा ने, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर टिके रहें और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बूथ पर कब्जा नहीं करने दें। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। उधर एक 2-3 खबरें बड़ी दिलचस्प ये हैं बुशरा जी। एक विजेंद्र सिंह बॉक्सर हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और अभी हाल ही में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रात को सोए थे तो कांग्रेस में थे, सुबह जागे तो उनको इल्हाम हुआ कि उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। उन्होंने अपना जो है वो वोट कास्ट करने के बाद जो अपना दिखाया है सिंबल ऐसे करते हुए, उसमें लिखा है कि मेरा वोट जवान के लिए, किसान के लिए। अब ये मेरा वोट जवान के लिए, किसान के लिए जो कहा है विजेंद्र सिंह ने, तो आप समझ सकती हैं कि ये किसके लिए विजेंद्र सिंह ने कहा होगा। बहरहाल ये उनका पार्टी का अंदर का मसला है कि वो किसको कह रहे हैं, किसको नहीं कह रहे हैं। लेकिन लोग इससे जो अंदाज़ लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो लगा रहे हैं कि शायद उन्होंने इंडिया गठबंधन को दिया है, चूँकि जवान और किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जा सकता, ऐसी धारणा है। एक और दिलचस्प खबर यह है बुशरा जी कि अभी मैं देख रहा हूँ पवन खेड़ा ने किया है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनको किसी बूथ पे वोट डालना था, वो उस बूथ पर जाकर के कहीं दूसरे बूथ पे वोट डालने के लिए पहुंच गए। तो पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। अब ये बुशराजी समझा जा सकता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो जो दावे कर रहे थे अभी राजीव कुमार थोड़ी देर पहले कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक तो ये कि बुशरा जी इस चुनाव आयोग ने उन सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उनसे फ़ोन कराए जा रहे हैं जो सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य होते हुए संसद में गए ही नहीं। अब वो व्यक्ति अगर कहेगा कि आप वोट डाल दीजिए तो कौन उसके कहने से वोट डालने के लिए जाएगा। तो बहुत बड़ा घोटाला जो है ये सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बना के चुनाव आयोग में हुआ है, इसकी जांच जो है निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। तो बहरहाल अब आप समझ सकती हैं कि ये चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की पोल खुल गई है। इसका मतलब पर्चियाँ लोगों के घरों तक नहीं पहुँची, जो कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी कि पर्चियाँ पहुँचें। पार्टी के लोग अपनी पर्चियाँ पहुंचाते हैं, वो अलग का मसला है, वो अपने मतदाताओं के सहूलियत के लिए पहुंचाते हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वो पूरी होनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। ये सब चीज़ें देखने में आ रही हैं बुशरा जी। जी बिल्कुल, और तमाम तरह की गड़बड़ियां देखने के लिए मिल रही हैं। सवाल लेकिन ये होता है, चाहे बटन दबाएं और किसी और को वोट जाए,
तो हमेशा वो कमल को ही क्यों जाता है? और जब इस तरह की गड़बड़ियां देखने के लिए मिलती हैं कि कोई किसी ने माना कि साइकिल या हाथ को वोट किया, लेकिन उसने शिकायत की कि भाई नहीं, मेरा वोट तो वहां नहीं गया लेकिन कमल को गया। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कोई कहे कि मैंने कमल को वोट किया लेकिन गलती से वो हाथ, साइकिल, झाड़ू या किसी और चुनाव चिन्ह पर वो चला गया या किसी और पार्टी को चला गया? तो हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? दूसरी बात, हमेशा गड़बड़ियां उन्हीं बूथ पर देखने के लिए क्यों मिलती हैं जहां पर विपक्ष का वोट ज्यादा है या जहां पर एक ऐसे समुदाय का वोट है जहां आपको पता है कि वो किस तरफ जा रहा होगा? ये हमने संभल से लेकर, कैराना से लेकर, रामपुर से लेकर तमाम जगहों पर हमने देखा। और अभी भी आप ये देखिए कि जिन जगहों से शिकायतें आ रही हैं वो जगहें हैं जहां पर सीधे तौर पर आप माना जा सकता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो इस तरह की शिकायतें करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि आप ये देखें कभी समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग जा रही होती है, कभी कांग्रेस पार्टी जा रही होती है, तो आज आम आदमी पार्टी शिकायत करती हुई नजर आती है। तो ये इसीलिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग के रवैये को लेकर एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो है वो उठ खड़ा हुआ है, जिस तरह का पूरा रवैया रहा है। और ये रवैया जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब से तारीखों का जो ऐलान किया था और उस टाइम जो शेरो शायरी की थी और ईवीएम को लेकर जो जितनी भी याचिकाएं गई थी उसका जो मजाक उड़ाया था, तब से लेकर अब तक जो तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, जो आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है और उसका फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है, ये सबको पता है। इससे बहुत सारे संशय जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और उसका भी आज एक तरह से मजाक ही उड़ाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नजर आए। नागेंद्र जी, ये 58 सीटों का चुनाव अब तक अगर हम देखें तो लगभग 428 पिछली बार कंप्लीट हो गई थी 5 चरणों में, और 58 सीटों को फिर से हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आप ये समझे कि लगभग ये चुनाव जो है अब समाप्ति की तरफ है, 57 सीटें से बच जाएंगी आज के बाद, और इंतजार सबको होगा 4 तारीख का। और उसके बीच जो 3 दिन होंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन एक लंबा चुनावी हमने प्रक्रिया देखी, 40 दिन का पूरा ये चुनाव, और उसके बीच चुनाव आयोग को उठती हुई तमाम तरह के सवाल, भाषा की मर्यादा, ये तमाम चीजें तो हमने देखी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ दिल्ली, यहाँ तमाम जगहों पर आज चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा की बात करी जाए तो हमें पता है कि किस तरह के बड़े मुद्दे हैं जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। आपसे मेरा सवाल, इस चुनाव को अभी आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोटर रहा, जो चाहे जो दलित समाज हो जिसने हाथी को वोट नहीं किया लेकिन बीजेपी को वोट वो शिफ्ट हुआ, चाहे जो स्वर्ण समाज है, जो अपर कास्ट है, वो वोट जो कभी ट्रेडिशनली कांग्रेस का रहता था, क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम वोटर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? बुसरा जी, एक तो मैं ये कह दूं कि जो अभी आप चुनाव आयोग की नीयत पे सवाल कर रही थी, तो जिस चुनाव आयोग से ये अपील की जा रही हो कि संविधान की आलोचना नहीं करेंगे आप, उस चुनाव आयोग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उस चुनाव आयोग को शायद यही नहीं पता है कि ये चुनाव होता ही संविधान की रक्षा के लिए है, और वो संविधान की पर सवाल उठाने से मना कर रहा है, जबकि हर दिन चोट संविधान पर ही हो रही है और ये माना जा रहा है और ये तय हो चुका है और आपकी नीयत बता रही है, आपकी मंशा बता रही है, आपकी बोली बता रही है कि आप क्या करने वाले हैं। तो उस चुनाव आयोग का क्या किया जाए? एक और भी चीज, इस बार का जो चुनाव है वो ईवीएम का संकट का चुनाव नहीं है। हमें ईवीएम पे सवाल उठाना हमने छोड़ दिया है, ईवीएम पे सवाल उठाना चाहिए भी नहीं। यहाँ जब पूरा सिस्टम ही अपनी नियत को दांव पे लगा दे, पूरे सिस्टम की नियत ही दांव पे लग चुकी हो, तो यहाँ मंशा, पूरी मंशा ही संदेह के घेरे में है। इसलिए अब ईवीएम का सवाल भी गौड़ हो गया है। एक चुनाव आयोग जब 1.25 करोड़ वोट का हिसाब न दे पा रहा हो, तो आप 4 तारीख को क्या करेंगे? वो 1.25 करोड़ वोट कहाँ गए? और कोई सवाल उठाए क्या कर लेगा उस दिन जब वो सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे होंगे? तो ये चुनाव तो पूरा फार्स हो चुका है। रही बात यूपी की और बाकी जगहों की कि किस दिशा में जा रहा है, तो यूपी की पहली पोलिंग के पहले चरण की पोलिंग के पहले तक हम में से ज्यादातर लोग ये देख रहे थे कि यूपी का सीन कुछ और है और लग रहा था सब एक तरफा चुनाव ही हो रहा है।
लेकिन पहले 2 चरण की वोटिंग हुई तो लगा कि नहीं, चीजें कुछ और है, और हर चरण दर चरण चीजें बदलती चली गई। आज की तारीख में ये है कि हाल तीसरे चरण के बाद, जबकि हम लोग मान रहे थे तीसरे चरण के बाद शायद चीजें बेहतर हों उनके लिहाज से और चीजें संभलेंगी, चीजें और बिगड़ती गई। और ये बिगाड़ने में किसी और चीज का दोष नहीं है, आपकी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, उसके शीर्ष नेतृत्व की, उस पर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की भाषा का सबसे बड़ा योगदान है, जिसने इस पूरे चुनाव के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, लेकिन नैरेटिव कहीं और चला गया। ये अनायास नहीं हुआ कि आज की तारीख में विपक्ष नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और हर जगह जनता जिस तरह वोट दे रही है, जिस तरह रिएक्ट कर रही है, हम लोगों ने डिफरेंट इलाकों में जाके देखा है, तो बहुत पहले से सवाल आने लगा था कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो रहा है, और ये कुछ ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, ये भाजपा के समर्थकों की भी से आवाज आ रही थी। वो भी ये समझ रहे थे कि नहीं, जो कुछ बोला जा रहा है वो गलत बोला जा रहा है। आप सोचिए कि 400 पार के जुमले से लेकर के बात जब मुजरे तक आ जाए, तो मतलब मैं हतप्रभ खाली इस बात से हूं, हम में से हर आदमी सकते में है कि अगले आने वाले दिन में हमें क्या सुनना पड़ेगा। अब सुनने को बचा क्या है? वे सवाल ये है कि मतलब मैं तो अभी किसी से बात कर रहा था तो मैंने ये कहा कि ये चुनाव तो नए शब्दों की नई शब्दावली का चुनाव हो गया है। अगर खाली उन शब्दों को और उन तथाकथित मुहावरों को इकट्ठा कर दिया जाए तो सारे किताब बन जाएगी। अब तक हम प्रधानमंत्री अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों का संग्रह करते आए हैं। मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री के 10 साल के अंदर का कौन सा भाषण संग्रहणीय माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब आज मैंने वो भाषण सुना है उनका, मुजरा, वो बिहार वाला जिसमें मुजरा और एक शब्द और बोला है उन्होंने, है ना, तो जब मैंने वो सुना तो मुझे ये लगा कि इस प्रधानमंत्री का वो कौन सा एक भाषण होगा जो संग्रहणीय होगा, जो हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे कभी ढूंढ करके। लेकिन शब्दावली आप सोचिए कि जर्सी गाय से लेकर के और यहाँ तक इतनी रिच वोकैबुलरी है उनके पास, वो कहाँ से लाते हैं, कौन उनका रिसर्चर है, किस लाइब्रेरी से चीजें शोध हो रही हैं, समझ से परे है। फिर मैं लौटूं, खैर इस डिबेट इस पर बहुत बात हो चुकी है। मैं यूपी की बात करूं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज डिटेल में बात करूंगी यूपी को लेकर। एक छोटी सी बाइट पवन खेड़ा की है, क्योंकि हम बात प्रधानमंत्री के भाषणों की कर रहे हैं और पवन खेड़ा ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा शब्द सुना। मोदी जी, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? अमित शाह व जेपी नड्डा जी को चाहिए कि इनका तुरंत इलाज करवाएं। शायद धूप में प्रचार करने से दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, ये कहना है पवन खेड़ा का। सुन लेते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, फिर मैं आपके पास आऊंगी और उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली, या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। तो ये है कांग्रेस का कटाक्ष, और ये वो कटाक्ष है जो आप ये देखेंगे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज मुजरा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है और उसको लेकर पवन खेड़ा की आपने सुना, उनका कहना है कि शायद धूप में प्रचार करके, ये उनकी भाषा है, वो कह रहे हैं कि दिमाग पर शायद असर हो गया है क्योंकि उनको शायद आदत नहीं है, और राहुल गांधी को आदत है क्योंकि वो तो लगातार उन्होंने जिस तरह की पदयात्राएं की हैं। लेकिन ये जरूर है, आप ये देखिए कि तमाम जितने भी भाषण हैं प्रधानमंत्री के, उनमें ना तो अपने कामों को गिनाते हैं, या तो उनकी बात सिर्फ मैं पे से शुरू होकर मैं पे खत्म हो जाती है, या फिर उनकी आप ये देखें कि वो बात करते हैं
कांग्रेस की, इंडी गठबंधन की, राहुल गांधी की, और किस तरह की भाषा और किस तरह की चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर हिंदू मुसलमान, जामिया मिलिया इस्माइलिया कहते हैं वो इस्लामिया को, क्योंकि दिल्ली में चुनाव था, तो वो हर चीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवाब वो यहाँ पर लगातार इंडिया गठबंधन के नैरेटिव का ही देते हुए नजर आते हैं। अगर उन्हें ये कहना पड़े कि लोकतंत्र और संविधान जब वो कहे विपक्ष के खतरे में है, उसका अगर जवाब देना पड़े, आरक्षण को लेकर जवाब देना पड़े, सफाइयां उन्हें देनी पड़े, तो आप समझ लीजिए कि इस बार पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो इंडिया गठबंधन का सेट किया हुआ है, और प्रधानमंत्री इसमें पूरे तरीके से उलझ गए हैं, और ऐसे उलझे हैं कि सुलझाना तो बहुत दूर की बात, और ज्यादा उलझते ही जा रहे हैं, और उनकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्या कह दें कि चुनाव फिर से उनकी तरफ हो जाए, क्योंकि ये चुनाव, ये बहुत खुशी की बात है। और शायद हम जैसे पत्रकारों को ये इस बात की बहुत खुशी है कि ये चुनाव असल मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र, संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाए रखने का, ये चुनाव बेरोजगारी और महंगाई का ये चुनाव है, ये उन योजनाओं के को लेकर चुनाव है जिन योजनाओं से पूरा देश जो है आज कहां पर आकर खड़ा हो गया। मैं बात कर रही हूं यहाँ पर अग्निवीर की। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव हो रहा है, असल मुद्दों का चुनाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान है। केपी मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। और नागेंद्र जी, माफ कीजिएगा, अब आप अपनी बात को पूरा करिए। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि दरअसल ये माहौल बदला कैसे, और ये जो आज की बातचीत में गुलामी, ये मुजरा और गुलाबी दो शब्द जो आए हैं, ये बहुत ही डेरोगेटरी उसमें है। बात जब यहाँ तक आ गई हो तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये यहाँ तक ये दिन आए कैसे। ये दिन आए, ये इन दिनों की शुरुआत कांग्रेस के मैनिफेस्टो से हुई। इसका जिम्मेदार, इस सब का जिम्मेदार कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब जारी हुआ तो उसमें उनको अचानक मुस्लिम दिख गया था, बहुत सी बातें दिख गई थी जो सिर्फ उनको दिखी थी, उन्होंने बोलना शुरू किया था। उसके बाद पूरे देश में वो डाउनलोड होना शुरू हुआ। आज तक मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कोई किसी पार्टी का घोषणा पर डाउनलोड हुआ होगा, पढ़ा गया होगा। हम सब ने देखा, खोजना शुरू किया कहाँ है। खैर, वहां से जो हताशा शुरू हुई है, उस मैनिफेस्टो को अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की, यूपी में आते आते जो जुगलबंद, देखिए जब इंडिया गठबंधन बना, जब इंडिया अलायंस बना, तो कैसे कैसे उसको नाम दिए गए थे, घमंडिया क्या क्या, और ये भी नाम उन्हीं का दिया गया था। सारी शब्दावली उन्हीं की दी हुई है। तो यूपी में जब ये अलायंस जमीन पर उतरा, तो मैं यूपी को एग्जाम्पल मान लूं अगर, तो यूपी में जिस तरह की जुगलबंदी अखिलेश यादव और राहुल गांधी में दिखाई दी, या बिहार में जैसे तेजस्वी और राहुल में दिखाई दी, तो यूपी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यूपी में आपको दूसरा ये देखने को मिलेगा, अगर आप गौर करें, कि समाजवादी पार्टी की जब रैली हो रही है तो उसमें कांग्रेस के झंडे ज्यादा हैं, और समाजवादी पार्टी की यानी अखिलेश यादव की रैली जब हो रही है, पब्लिक मीटिंग हो रही है, तो उसमें राहुल गांधी की रैली हो रही है, तो उसमें समाजवादी के झंडे बहुत ज्यादा है। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के गमछा, एक दूसरे के रंग के गमछे और पगड़ी लगाने की जुगलबंदी। यानी पहली बार ऐसा हुआ जिसमें निचले स्तर तक ये अलायंस ट्रांसलेट हो गया, जो हम लोगों ने सोचा नहीं था, जो वाकई हमारे डिबेट पे था। तो मुझे लगता है कि ये माहौल, जब मैं सोचता हूँ कि माहौल बदला कैसे, तो मुझे लगता है कि जब संविधान का जुमला आया और संविधान की बात आई, और दलितों ने ये माहौल बदल दिया। दो शहजादों की जुगलबंदी ने, जो यहाँ तक है कि एक दूसरे के रंग और एक दूसरे के पटके पहन रहे हैं, उसने माहौल बदल दिया। राहुल आज झाड़ू पे वोट दे रहे हैं और केजरीवाल पंजे पर वोट दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसने माहौल बदल दिया। रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं, जिस तरह उमड़ रहे हैं, और जिस तरह से अनुशासित भी है। मैं फूलपुर की रैली को भी अनुशासन मानता हूँ। आप यहाँ जान दीजिएगा, फूलपुर की रैली में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ने के बावजूद, और उसका एक बड़ा कारण था वो ग्राउंड छोटा था, लेकिन वो अनुशासित थे। कहीं से भी किसी भी रैली में ऊट-पटांग हरकतें नहीं हुई। इसने नैरेटिव बदला, और इसने उनकी जुबान बदलने को मजबूर कर दिया। उनकी जुबान खराब से खराब होती चली गई। तो सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री इस भाषा पे आ जाएं,
तो हमें क्या ये सोचने के लिए रह जाता है नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? जिस समय चुनाव शुरू हुए थे, मैं जो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी उस समय, जब पहले चरण का चुनाव था तो हम लोग बिल्कुल नहीं लगता था एकतरफा चुनाव है। लेकिन आज की तारीख में अगर हमसे कोई पूछे, तो मैं यही कहना चाहूँगा 80 सीटों में सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ मतलब हम 10 सीटों का फैसला कर सकते हैं। 80 में से सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ हम कह सकते हैं फलाना जीत रहा है। उसमें से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो हम कह सकते हैं भाजपा जीत रही है। सिर्फ 2 सीटें। बाकी एक बनारस और एक लखनऊ। इसके अलावा 8 सीटों पे हम ये कह सकते हैं समाजवादी पार्टी कहाँ जीत रही है, कांग्रेस कहाँ जीत रही है। लेकिन हम इसके बाद बीजेपी का नाम लेने की स्थिति में नहीं है। ये बताता है कि चुनाव कितने टफ उसमें है। आज जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ देखिए कितनी रोचक स्थितियां हैं। अब शायद ध्यान नहीं है किसी को कि ये वही चरण है जहाँ टीएमसी का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा है। जी ये वो चरण है जहाँ भदोही में टीएमसी का कैंडिडेट है ललतेश त्रिपाठी। अम्बेडकर नगर, बस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, ये सारी सीटें आज जितनी सुल्तानपुर, किसी सीट पे आप ये नहीं कह सकते कि जबकि ये उनके डोमिनेंस का एरिया माना जाता है। 4-5 सीट छोड़ दें तो उनका डोमिनेंस माना जाता था। ये मेनका गांधी की सीट इस तरह फंस गई है जिसे हम सब भी मान रहे थे वो सीट निकल जाएगी। अंत में उनको वरुण गांधी को बुलाना पड़ा और वरुण गांधी न आने के लिए, लेकिन उनको अपनी माँ के लिए आना पड़ा। और पिछली बार भी उनका मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और डुमरियागंज में बीएसपी ने खेल किए, जौनपुर में बीएसपी ने खेल किया, बस्ती में खेल किया, लेकिन मैं बीएसपी के खेल को भी उस तरह खेल नहीं मानता हूँ जैसा मायावती पहले करती आई। मायावती जी ने इस बार, बसपा ने इस बार तमाम ऐसे कैंडिडेट खड़े किए थे जो कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे और कहीं इंडिया के अलायंस को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन जैसे जौनपुर या बस्ती, ये 2 सीटें ऐसी हैं जो एग्जाम्पल, जो इसका प्रमाण है इसका कि उनकी ये आजमगढ़, मऊ और ये आजमगढ़, घोसी और गाजीपुर भी, इन सारी सीटों पर उनके कैंडिडेट इंडिया अलायंस, एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे थे, इंडिया के सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जौनपुर में सारे घोड़े खोल दिए गए। अंत में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट वापस करवा दिया गया और चीजें बदली। लेकिन आज भी गारंटी नहीं है कि सारे बदलाव का असर ये होगा कि भाजपा जीत जाएगी। कोई गारंटी नहीं इस बात की। दूसरा, इस चुनाव में जिस तरह से राजपूतों की नाराजगी वहां से पश्चिम से उठी थी, वो पूर्वांचल में आते आते और गंभीर हो गई। राजा भैया को अहमदाबाद बुलाकर के बात की गई, धनंजय सिंह को रिहा भी किया गया, उनकी पत्नी को टिकट बैठा करके उनको कुछ धमकियां दी गई और उनको भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। तो आज की तारीख में न धनंजय सिंह साथ खड़े हैं, उनके मन से साथ नहीं खड़े हैं। राजा भैया ने विद्रोह कर दिया है और राजा भैया मिर्जापुर में भी प्रचार करने निकल चुके हैं। कौशाम्बी और प्रयागराज की सीटें उनकी वजह से बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। तो ये सारा पांचवें चरण के बाद जो शुरुआत हुई है, अगले 2 चरण यानी आज का और 7वां चरण में इतनी भयावह स्थिति होने जा रही है कि भयावह स्थिति होगी इसका अंदाजा नहीं था। सारी सीटें ज्यादा संभावना इस बात की थोड़ा सा उलटफेर होगा तो सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। फिलहाल यूपी का यही सीन है और यही सीन है, यही नजारा है जिसको जो उनके समझ में आ गया है और उनकी जुबान लड़खड़ा नहीं रही है, वो बिल्कुल बेअंदाज हो गए हैं। वो ऐसे में होता है, ऐसे में बहुत स्वाभाविक होता है, कुछ भी निकलता है जुबान से, वो निकल रहा है। जी बिल्कुल, और यही बात है कि उनकी जबान जो है वो लड़खड़ा रही है। वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है, बेवजह हंसने लगते हैं, बेवजह अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। वो अपने ही जो एक तरह से उन्होंने गुलामों की जो टीम खड़ी की है उनको ही बुलाकर उन्हीं गुलाम मीडिया के पास जाकर वो वहां पर इंटरव्यूज देते हैं। वो इंटरव्यूज क्या होता है, वो एक रैली की तरह होता है जहां पर वो कुछ भी कहें, उनको पता है कि सिर्फ तालियां बजानी है और मोदी मोदी करना है। उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके वो वहां पर विपक्ष का उपहास करते हैं, वहां पर उनका मजाक उड़ाते हैं, उसको डिमीन करते हैं, क्योंकि यही उनको आता है।
अगर वो जिस मीडिया को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर वो कुछ और जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है। वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, और उनके भक्त तो उनको किस किस का अवतार कह चुके हैं। और भगवान जगन्नाथ जो है वो उनके भक्त हैं, ये तक संबित पात्रा ने कह दिया था। फिर उनको 3 दिन का उपवास भी रखना पड़ा था, पता नहीं रखा नहीं रखा, खैर उन्होंने कहा ये। तो ये तमाम चीजें लोगों के सामने हैं, लोगों को ये पता चल रहा है कि ये अति हो चुकी है हर चीज की। और वो हिंदू मुसलमान का जो कार्ड है वो उनका नहीं चल रहा, वो कम्युनल कार्ड उनका नहीं चल रहा, मंदिर नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने आसपास जो अपने एडवाइजर्स रखे वो शायद थोड़े गलत हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह के इनॉग्रेशन पहले कर दिया, शायद इलेक्शन से जस्ट पहले करते तो शायद उनको उसका फायदा मिल जाता, लेकिन लोगों को लगा इट्स डन एंड डस्टेड, बन गया, लेकिन उस तरह की कोई लहर नजर नहीं आती, तो उन तमाम चीजों का भी फायदा नहीं है। इसलिए चुनाव 2019 से बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। ना ये 2014 है, ना ये 2019 है, ये 2024 है। और मैंने भी अपने पत्रकारिता के इस करियर में ये मेरा 5वां चुनाव है, लेकिन जिस तरह की भाषाई मर्यादा गिरी है उतनी कभी किसी प्रधानमंत्री या किसी छोटे मोटे नेता ने भी कभी इस तरह की भाषाई मर्यादा को लांघा नहीं है, जो फिलहाल हमने देखा है। मैं सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से आपके पास नहीं आई हूँ। मैं आपसे सवाल लूंगी, एक छोटा सा कमेंट मैं केपी मलिक जी से ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। केपी मलिक जी, आप शायद दिल्ली में थे आज, या हैं अभी आप दिल्ली में? उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत पर भी आपकी पैनी और गहरी नजर रहती है। आज के इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? हरियाणा भी है इसमें। हरियाणा में आपको पता है कि जाट वर्सेस रेस्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की। जाट वहां पर नाराज हैं। हमने कई तरह के आंदोलन वहां पर देखे। किसानों का आंदोलन का असर अगर सबसे ज्यादा किन्हीं जगहों पर है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा बड़े पैमाने पर, और पंजाब, ये वो जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है। वहां पर क्या कुछ किसानों के साथ किया गया। बेरोजगारी तो पूरे देश में है, लेकिन सबसे ज्यादा हरियाणा में है। जिस तरह से युवा बिल्कुल बिना किसी कारोबार जॉब्स के घूम रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजना, उसका भी सबसे ज्यादा असर हम हरियाणा में देखते हैं। यहाँ तक आप ये देखिए कि बाबा राम रहीम जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी को वो सपोर्ट करें। अभी तो वो अंदर है, लेकिन पेरोल पर आपको पता है कि वो छूटे थे। तो ये तमाम चीजें बीजेपी ने हर वो चीज करने की कोशिश की है जिसके सारे घोड़े एक तरह से कहते हैं उन्होंने अपने खोल दिए, लेकिन कोई भी रेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस प्रकार से आपने देखा कि किसान बहुत ज्यादा विमुख है, और आपने कई सारे घटनाएं देखी हैं वहां पे कि भारतीय जनता पार्टी या उनके जो एलाइज थे उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था। गांव में आज भी स्थिति उसी तरह की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है पिछले 2 इलेक्शन में हरियाणा में, वो जाट वर्सेस दूसरी जाति कर देते हैं। और लोकल में हम इसको बोलते हैं 35-1 बोलते हैं इसको, कि एक तरफ जाट 36 कौम होती है और 35 दूसरी तरफ कर दिया इन्होंने। इस तरह का जो इन्होंने किया है पिछले 2 साल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। लेकिन यहाँ इस बार 2 चीजें नई आई हैं जिनका हरियाणा में बहुत बड़ा असर देखा जा रहा है। एक तो अग्निवीर योजना है, जिसमें खाली जाट के ही बच्चे नहीं जाते हैं, उसमें दूसरे समाजों के बच्चे भी जाते हैं सेना में। उनको भी उस योजना से नुकसान हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं विमुख हैं। तीसरा जो इसमें देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आया है, जो दलित वोटर है, जो दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी को जाता था, तमाम दलित हिंदू बन गया था, वो कहीं ना कहीं संविधान के मुद्दे पे विमुख हुआ है, और संविधान को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है। एक ये मोटी मोटी तस्वीर आपको हरियाणा में दिखाई देती है। इन मुद्दों पे वहां चुनाव हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 से 4 दिनों से वो ग्राउंड पे ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही थी कि 35-1 का मुद्दा फिर भड़काया जाए। शाम दाम दंड भेद जो दूसरे उनके चलते हैं वो लगातार हो रहे हैं। बैलेट पेपर की आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, घर घर जाके वोट डलवाए जा रहे हैं। वो लिफाफे पे कोई सील नहीं है, वो जो बैलेट बॉक्स है उस पे कोई सील नहीं है, ये कहाँ वोट जाएंगे, कितने वोट पड़े, क्या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो तमाम इस तरह की घटनाएं हरियाणा में चल रही हैं। हालांकि जितने लोगों से मेरी सुबह से बात हो रही है गाँव में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खासकर कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। अब नतीजा क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता।
इसके अलावा अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली पे मैं कम से कम सुबह से 6-7 बूथ पे गया और मैंने देखा कि जो पॉश एरिया के बूथ हैं दिल्ली में, उन पे लाइन वाइन कुछ नहीं है। 3-4 आदमी किसी लाइन में हो वो बात अलग है, बहुत ज्यादा है नहीं। मैं कुछ विजुअल भी आपको भेजे थे। इसके अलावा जो थोड़ा सा भीड़ वाले एरिया हैं या थोड़े से हम उनको दोयम दर्जे वाले, जहां पे ज्यादातर छोटे लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया या ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। और इसमें ये लग रहा है कि केजरीवाल को जेल भेजने की और केजरीवाल की जो अपनी योजनाएं हैं उनकी सिंपैथी केजरीवाल को अच्छी खासी यहाँ पे मिल रही है। दूसरा एक कारण यहाँ पे पूछ रहा ये भी है कि आज शनिवार है, कल सैटरडे, 2 दिन की छुट्टी हो गई है, तो कई लोग छुट्टी करके पिकनिक पे भी निकल गए हैं। इस तरह भी हमने कई सारे बूथ पे देखा। दूसरा, हमने बूथ पे प्रतिक्रिया कुछ लोगों की ली है, तो उनका कहना यही है कि हम संविधान पे वोट कर रहे हैं। और मैंने प्रधानमंत्री के विषय में भी जब कई लोगों से पूछा, तो प्रधानमंत्री की गरिमा जो गिरी है इस चुनाव में, क्योंकि जैसा कि कई लोग बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट 2019 में तमाम मुद्दों पे कर रहे थे, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा मोहरा और जो उनकी भाषण शैली थी 2019 में, वो इस बार नहीं है, उसमें बहुत गिरावट देखी जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी के भाषणों में हमें भी हताशा और निराशा नजर आ रही है, इसीलिए वो इस प्रकार के भाषण कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने अपने आप को देव पुरुष घोषित कर दिया है कि वो उनका धरती पर अवतरण हुआ है और जब तक वो चाहेंगे रहेंगे, जब तक उनके सारे कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक उनको जो है, जो हमारी जो शक्ति है, भगवान जो है उनको वापस नहीं बुलाएंगे। इस तरह की बातें वो करने लगे हैं। आज उन्होंने कांग्रेस को कुछ और नई चीज बोल दिया है, उससे पहले तमाम चीजें बोल रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण तो हमने 2014 में भी सुने हैं, 2019 में भी सुने हैं। इतने गिरे हुए भाषण तो इनके होते नहीं थे। बुसरा जी, आपने कहा कि इनके सलाहकार शायद दूसरे हैं, ये मैं आपकी जानकारी बता दूं, इनके कोई सलाहकार है नहीं और ये सलाहकारों की सुनते भी नहीं है। सलाहकार तनख्वाह पे जरूर रखे हुए हैं, पद भरने के लिए जरूर रखे गए हैं, लेकिन ये सुनते किसी की है नहीं, अपने मन की करते हैं शुरू से, जितनी मुझे जानकारी है। तो इसलिए सलाहकार की हिम्मत ही नहीं है इनको वो बोल दे कि साहब आजकल जो आप बोल रहे हैं इसका कुछ माहौल ठीक नहीं बन रहा है। तो पता चला उन्हीं की नौकरी चली जाए, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए जो ये बोले जा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस प्रकार का माहौल हताशा और निराशा का दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे भी अंधभक्तों की संख्या कम नहीं है जो आज भी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नाम की माला जप रहे हैं, उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। इसके तमाम आपको नजारे, तमाम आपको इसकी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आपको यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहूँ, अभी वीडियो शायद आपके यहाँ भी आया होगा कि अम्बेडकर के जो विपक्षी उम्मीदवार हैं लालजी वर्मा, उनके घर को घेर लिया गया। जब उन्होंने उनके नौकरों ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो दीवार फांद के पुलिस उनके घर में पहुंच गई और अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद में वो पूछ रहे भाई किस लिए आए, वो बता नहीं पा रहे, बोले तुम्हें घेरने आए, उनको हाउस अरेस्ट करने आए हैं। अब आप मुझे बताइए, आज वोटिंग हो रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको हाउस अरेस्ट करने आ गए। अरे भाई 6 बजे के बाद उनको ले जाना, फांसी टांगने ले जा रहे हैं। तो अगर उनका कोई अपराध बहुत बड़ा हो गया जिसमें वेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तत्काल एक्शन लेना है तो 6 बजे के बाद ले लेना, या 2 दिन पहले ले लेते, या कोई उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि अभी तुरंत पकड़ के ले जाना है। तो ये जताता है कि किस प्रकार से। और मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, अगर हम साउथ की बात करें, तमिलनाडु में, कि जैसे करुणानिधि जी आते थे तो जयललिता को उठवा लेते थे, उसी दिन सीएम बनती, शपथ बाद में लेते थे, पहले उनको गिरफ्तार करवा लेते थे। जयललिता बनती थी तो वो उनको उठवा लेते। तो मुझे लगता है कि इस तरह का चरित्र राष्ट्रीय राजनीति में आने जा रहा है। और ये चीजें जिस प्रकार से हो रही हैं, जिस तरह से हम पीक पे पहुंच गए हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और हमें देखना चाहिए कि हम जिस प्रकार से चीजों को कर रहे हैं, क्या इसी प्रकार से चलना चाहिए। चुनाव आयोग में इससे पहले कोई इस तरह की चीजें नहीं हुई, मैं ये नहीं कहता हूं, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ। कई सारे ऐसे चुनाव अधिकारी रहे जो बाद में मंत्री भी बने, उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने इस तरह से नंगा नाच नहीं किया, उन्होंने इस तरह से नहीं किया कि वो एक पार्टी होकर रह जाए।
तो आज जिस प्रकार जी से चुनाव आयोग आचरण कर रहा है, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बुसरा जी। जी बिल्कुल। और हम आपको थोड़ी देर में जो नया वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक का, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है और वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या खेल हो रहा है वो भी सबको पता है कि किस तरह से कितना वोटर अब तक बढ़ चुका है। वो हमने देखा है और इसी को लेकर एडीआर ने जो याचिका दायर की थी उसको लेकर लग रहा था कि सुनवाई होगी, लेकिन उसको अब वेकेशन बेंच के ने नहीं सुना, उसको जो नियमित बेंच है वो सुनेगी। और उसको लेकर भी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने अपनी बात को उन्होंने कहा है। और लगता ऐसा है कि एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह